पॉडकास्ट की शुरुआत में आपको एक ऐसा शेर सुनाऊंगी जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट विंटर वाला शेर है। उम्मीद फाजली का है ये। लिखते हैं, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। लेकिन जब दिल्ली वाला बम्बई आ जाता है और अपनी पहली सर्दी बम्बई में गुजारता है तो उसके लिए शेर कुछ ऐसे पढ़ा जाता है, वो सर्द रात, वो आवारगी, वो नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर जाके लिहाफ में घुस गए होते। फिर संडे की सुबह जब कभी हम नानी के घर होते तो मामा लाल कुएं के फाटक के बाहर वाले पंडित जी से पूरी सब्जी लाते और फिर सारा दिन हमारी अम्मा हमसे काम करवाती। ये साफ कर दो, वो झाड़ दो, वो पोंछ दो, वो कपड़े निकाल के वहाँ रख दो। थक हार के जब कुछ भी पकाने की हिम्मत ना होती तो बाहर से हम कुछ मंगा लेते तो हमारी अम्मा उस पर भी बुरा मान जाती। फिर डिनर के बाद जब हम फतेहपुरी की ज्ञानी की आइसक्रीम खाने जाते ना, या फिर कभी टाउन हॉल के ठीक सामने बंटे वाले पंडित जी बैठते थे, उनके यहाँ से लेमन पीते हम। जब खुश होकर हम घर वापस आते तो कोई ना कोई मेहमान हमारे घर में बैठा मिलता। सारी वीकेंड की खुशी हमारी मट्टी में मिल जाती। मातम का सा माहौल बन जाता था। बहुत याद आता है वो टाइम। अब सबकी शादियां हो गई, हम सब बोरिंग हो गए हैं। अब भी जब मैं घर की बात करती हूँ तो मुझे वही पुरानी दिल्ली वाला अपना घर याद आता है, बहुत ज़्यादा। जब हम सारी बहनें, हमारा भाई स्कूल जाते, कॉलेज जाते, नई नई हमने जॉब शुरू की थी, वो सारा टाइम वहाँ पे हमने बिताया। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे घर की। आपके लिए घर क्या है, सोच के रखिएगा। द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। पॉडकास्ट की शुरुआत में जो मैंने आपको शेर सुनाया था ना, उम्मीद फाजली का, कि सर्द रात या आवारगी, नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। बहुत खूबसूरत शेर है ये। इसको जितना आप सिंपल समझ के पढ़ेंगे आपको उतना ही सिंपल लगेगा, लेकिन इसका जो मतलब है और मकसद है बहुत गहरा है। यहाँ पे शायर एक अजीब सी तन्हाई और बेचैनी की बात कर रहा है। आप इमेजिन करिए, एक ठंडी सी रात है, आप किसी दूसरे शहर में हैं, दूसरे मुल्क में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। मान लीजिए बस नहीं मिल रही है आपको घर जाने के लिए, कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे ना आप पे नींद भी तारी हो रही है, आप झुंझलाहट में कि भाई जल्दी से बस मिल जाए ताकि हम घर जाके जो भी है, जहाँ भी आप रुके हुए हैं, वहाँ पे कमर टिका लें, आप आराम कर लें। तो पूरी जो पिक्चर इन्होंने पेंट की है बिल्कुल भी कंफर्टिंग नहीं है। तो इसीलिए घर को यहाँ पे कंफर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। घर का मतलब सिर्फ चार दीवारें नहीं हैं या कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं है। घर यहाँ पे एक सेफ स्पेस है। एक ऐसी जगह की बात हो रही है जो आपको आसरा देता है, जहाँ पे आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो शेर की ब्यूटी यही है कि घर सिर्फ एक फिज़िकल स्पेस नहीं है, घर एक फीलिंग है, कंफर्ट, वार्मथ और बिलोंगिंग की। अब आपको सुनाएंगे शहरयार साहब का ये शेर कि घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है। गौर से सुनिएगा, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। यहाँ शायर एक बड़ी ही सिंबॉलिक बात कर रहा है। यहाँ पे शायर कहता है कि जो परफेक्ट घर हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में ही रहता है, हमारी इमेजिनेशन ही का हिस्सा रहता है। रियल दुनिया में उस तरह का घर जो हमारे स्टैंडर्ड्स या डिज़ायर्स या ख्वाहिशात के मुताबिक हो शायद कभी बन ना पाए। मतलब सिर्फ यही है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। चाहे वो एक फिज़िकल घर हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो या हमारे आइडियल ज़िंदगी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हमेशा कम ही रहता है। अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है। मतलब दुनिया कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाती। जो हम सोचते हैं वो मिलता ही नहीं है। हमारी ख्वाब से जो ज़िंदगी है हमेशा एक कदम पीछे रहती है। यानी कि एस्पिरेशंस और रियलिटी के बीच का जो गैप है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता। अब बशीर बद्र का आप ये शेर सुनिए कि बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। तो ये शेर ऐसे जज्बात को कैप्चर करता है जहां शायर अपने घर, अपनों और एक नॉर्मल जिंदगी से बड़ा दूर हो चुका है। शायर यहाँ कह रहा है कि अगर वो किसी बेवक्त
घर पहुंच जाए, मतलब दिन के वक्त चला जाए, उस वक्त चला जाए जब लोग वहाँ उसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, सब लोग बड़े हैरान हो जाएंगे, खैरियत इस वक्त आना कैसे हो गया। तो बहुत ही अजीब सी बात है कि अपने ही घर वो किसी भी वक्त उठ के नहीं जा सकते हैं। वो क्यों? रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका ये है कि एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। यहाँ पे शायर अपने काम, अपनी मसरूफियात या दुनिया के जो तकाज़े हैं उनमें इतना उलझ के रह गया है कि दिन के वक्त घर जाना क्या होता है वो भूल चुका है। सो दिस शेयर इज़न्ट जस्ट अबाउट फिजिकल एब्सेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशनल एंड मेंटल डिस्कनेक्ट। एक तरह का पावरफुल रिमाइंडर है टू पॉज, कनेक्ट एंड ब्रेक आउट ऑफ द साइकिल ऑफ निग्लेक्ट। यानी अपने आप को आप अवेलेबल रखिए अपने लिए, अपनों के लिए। बशीर बद्र का एक और शेर सुनाऊंगी आपको कि कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी की आंख में रहकर संवर गए होते। ये एक डीप लॉन्गिंग को एक्सप्रेस करता है। यहाँ शायर कहता है कि काश कभी तो हम शाम ढलते घर चले जाते, यानी अपनी असल जगह, अपने लोगों के पास। लेकिन इस शेर में शायर घर को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पे बोल रहा है, यानी वहाँ पहुँचना एक ख्वाब सा बन गया उसके लिए। ये जो लाइन है, एक थकावट और खालीपन का एहसास इसमें झलकता है कि कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते। जैसे कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के सफ़र में भटक गया है कि भाई उस वक्त वहाँ चले गए होते तो पछता नहीं रहे होते। दूसरा जो मिसरा है उसमें कहते हैं किसी की आंख में रहकर संवर गए होते। अब ये आंख एक सिंबल है किसी की मोहब्बत, किसी की एक्सेप्टेंस का। शायर यहाँ कहता है कि जितनी मेलंकली मैं महसूस करता हूँ घर ना जाकर, उतना ही रोमांस मेरे तसव्वुर में है घर को याद करके, किसी की एक्सेप्टेंस को याद करके। संवरने का मतलब ये है कि खुद को बेहतर महसूस कर रहा है किसी के सपोर्ट की वजह से। कोई आपको वैलिडेट कर रहा है, आपको एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ भाई आओ हम तुम्हारा घर हैं, आओ भाई आओ हम तुम्हारा सुकून है। तो शायर उस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा है। लेकिन इस बात पे भी ज़रा आप गौर कीजिए, ज़रूरी नहीं कि इंसान आपका घर बने। आपका घर आप खुद होते हैं, या वो होता है जहाँ पे आपको किसी का खौफ नहीं है। इंसानों में अगर आप घर ढूंढते रह जाएंगे, कल को इंसान बदल गया, होमलेस हो जाएंगे क्या? अब आपको एक ऐसा शेर सुनाएंगे जिसमें घर से खौफजदा है शायर। अभी तक तो घर की बात हो रही थी कि हम घर जाएंगे, सुकून मिलेगा, ये होगा वो होगा, थकन उतरेगी। अब यहाँ पे शायर कहता है कि जी घर जाते ही हमको खौफतारी हो जाता है, हमें बड़ी वहशत होती है घर में। इफ्तिखार आरिफ का शेर है, लिखते हैं कि घर की वहशत से लरसता हूँ मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। यहाँ आंखों के सामने एक बड़ी अजीब सी तस्वीर बन जाती है। एक पैराडॉक्स है यहाँ पे कि शायर एक तरफ तो कह रहा है कि घर एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को सुकून मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ घर की वहशत हमें महसूस होती है, यानी घर की खामोशी की वजह से होती है, तन्हाई या बेचैनी की वजह से होती है। तो वहशत यहाँ पे किसी इमोशनल एम्प्टीनेस की तरफ इशारा है, जैसे कि घर में लोग तो हैं लेकिन इमोशनली आप किसी से भी कनेक्टेड नहीं हैं। बहुत सारे रिश्तेदार हैं लेकिन आपको बेजारी होती है उनके साथ बैठने पर, या फिर लोग तो हैं लेकिन बहुत ही आपके साथ बदतमीजी करते हैं, ताने मारते हैं आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप यू कैन नॉट बी योर सेल्फ। आप कुछ मासूम सी भी बात कहेंगे उसको भी वो गलत तरीके से लेंगे। तो वहशत का एक रीज़न वो भी हो सकता है जब इंसान सबके होने के बावजूद खुद को बेहद तन्हा महसूस करता है। और इस तरह की तन्हाई वाकई में बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है लोगों के साथ। तो इस लाइन में पोएट एक ऐसे इंसान का स्केच बना रहा है जो घर के अंदर बसने वाली जो सैडनेस है और जो लोनलीनेस है उसे घबरा रहा है, उकता रहा है उससे, उसको अवॉइड करना चाह रहा है। दूसरे मिसरे में कहता है कि शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। अब घर में आप जाएंगे थके हारे और कोई दूर परे के चाचा बैठे हुए होंगे जो 2 घंटे से पहले टलने का नाम नहीं लेंगे, तो बुरा तो लगेगा ही ना। लेकिन फिर घर में आपकी बहन भी आप कहेंगे जाओ भाई सानिया गरम चाय बना के लाओ, हम ज़रा कोने में बैठ के पियेंगे और सुनवाओ दिन में क्या हुआ है हमारे साथ, तो वो भी अपना एक लुत्फ है। तो पैराडॉक्स यही है कि घर चाहे कितना ही आपको तन्हा महसूस क्यों ना कराए कई बार, लेकिन इंसान का दिल फिर भी घर ही में लगता है, घर ही का रास्ता ढूंढता है। तो यहाँ घर फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक इमोशनल स्पेस है जो कभी पनाह देती है आपको, कभी आपको तन्हा बना देती है।
अब ज़रा सब लोग साइड हट जाइए, मिर्ज़ा गालिब का बड़ा भारी भरकम शेर है, ये आ रहा है। लिख रहे हैं कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबान में हैं और घर में बाहर आई है। शेर का मफहूम ये है कि इसमें आयरनी है, एक तनकीद है, पैराडॉक्स है। अपने ख़ास अंदाज में वजूद की उलझन, तन्हाई और पर्पसलेस ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। पहला मिसरा है कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब। दरो दीवार वॉल्स एंड स्ट्रक्चर्स, सब्ज़ा यानी हरियाली। उगना एक सिंबॉलिक इमेजरी है। घर के अंदर कीड़े मकोड़े, घास फूस या सब्ज़ा उगने का मतलब बस यही है कि घर जो है खाली हो चुका है, निगलेक्ट का शिकार हो चुका है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े आते हैं और दीवार पे काई जमनी शुरू हो जाती है। हम बयाबान में हैं और घर में बाहर आई है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। गालिब कहते हैं कि वो बयाबान में है, यानी एक तन्हा, वीरान और बंजर सी जगह पर है। उनकी ज़िंदगी की जो इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल तन्हाई है उसका यहाँ पे जिक्र कर रही हैं। घर में बाहर आने का मतलब बड़ा ही सिंबॉलिक रेफरेंस है कि घर में सब्ज़ा उग रहा है, काई जम रही है, घास उग रही है, लेकिन असल बहार घर की लोगों से होती है और वही लोग घर में नहीं हैं। तो एक पैराडॉक्स ये है कि घर में ज़िंदगी तो आ रही है हरियाली के रूप में, लेकिन वो ज़िंदगी जो इंसान की मौजूदगी के बग़ैर है वो बिल्कुल बेईमानी है। इस शेर को बस एक लाइन में ऐसे समझा जा सकता है कि बाहर जो आ रही है वो तन्हाई का सिंबल है। अब घर को वतन के तौर पे, पेट्रियाटिज़म के तौर पे भी लिखा गया है। फैज़ अहमद फैज़ की ये जो नज़्म है उसका एक छोटा सा हिस्सा है कि निसार में तेरी गलियों का ए वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों का ए वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। निसार का मतलब होता है टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस। तो फैज़ यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी डिवोशन अपनी वतन के लिए। ही सेइंग दैट इज़ विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर इट। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो वतन है इज़ नो लॉन्गर द प्लेस ऑफ फ्रीडम और पीस, इट इज़ नाउ प्लेग्ड विद टर्मोइल। चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। यहाँ रस्म है कस्टम, ट्रेडिशन। फैज़ कह रहे हैं कि एक यहाँ पे रस्म चल पड़ी है। People are living in fear, so much so that they are forced to lower their heads and hide their true selves. जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, जो खाना काबा है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने को तवाफ़ कहा जाता है। तो ये एक तरह की डिवोशन का सिंबल है, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले। ये जो मेटाफर है इस्तेमाल किया है उन्होंने टू डिस्क्राइब एनीवन हु विशेस टू एक्सप्रेस लव और डिवोशन इन दिस कंट्री। लेकिन ये जो वतन है यहाँ पे तो खौफ फैला हुआ है। नज़र चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। जो भी यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है वो छुपते छुपाते कर रहा है। फैज़ का वतन एक जख्मों से भरा घर है जो मोहब्बत और मजबूरी का एक आशियाँ बन गया है। अब जब घर की बात करते हैं तो घर में तो और भी चीज़ें होती हैं, और भी हिस्से होते हैं घर के, जैसे कि बावर्ची खाना यानी किचन, जैसे कि लिविंग रूम, जैसे कि बालकनी, जैसे कि सहन, दलान, जैसे कि कमरा। कितने ऐसे कमरे हैं जो याद आते होंगे? आपने कितने घर बदले हैं? कोई ना कोई कमरा तो अब भी आपको याद आता होगा। किसी को तो आपने बड़ी मोहब्बत से सजाया होगा। ऐसे ही कमरे का जिक्र जावेद अख्तर कर रहे हैं। लिखते हैं, मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थे रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है।
दबीज और खासा भारी, कुछ ज़रा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाज़ा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपनी खुरदुरे सीने में शफ़क़त के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुँह फटाईना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगाम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तंबी करती थी। वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दिनों पे हंसता था, दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पे झुकी वो बेल कोई सब्ज सरगोशी। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थीं। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेज़ां तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। ये नज़्म सिर्फ एक कमरे की कहानी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल लॉस और बिलोंगिंगनेस को तलाश करने का सफ़र है जो हर इंसान अपनी पुरानी यादों, जगहों और जज्बात में ढूंढता है। लेकिन हम सब किसी ना किसी ऐसे घर में भी रहते हैं ना जिसकी दीवारें नहीं हैं, जो सिर्फ हमारे जहन में है, जो हम खो चुके हैं, या कोई चीज़ जो हमसे दूर चली गई है उसकी याद में, उस माजी में हम अपने आप को कैद कर लेते हैं और उसको अपना घर बना लेते हैं। वो तसव्वुर हमारे घर जैसा बन जाता है, हम वहीं रहने लगते हैं। यानी द डीप लॉन्गिंग फॉर समथिंग लॉस्ट और डिस्टेंट, इट बिकम्स अ सरोगेट होम। और ये जो पूरी कैफियत है ना, इसके लिए पुर्तगाली ज़बान में एक लफ्ज़ है, सौडाड। ये एक ऐसा एहसास है जो जितना ही खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। जब हम अपने ऐसे माजी में अटक के रह जाते हैं ना, तो हम अपनी हीलिंग को रोक लेते हैं, अपनी इमोशनल हीलिंग को डिले कर देते हैं। सौडाड विच इज़ द डीप लॉन्गिंग फॉर समथिंग लॉस्ट और डिस्टेंट, जैसा मैं अभी आपको बता रही थी, अगर उसमें हम फंस जाएंगे तो फिर फंस ही जाएंगे। अपने आज को फिर हम बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये तसव्वुर हमें अपने दर्द से थोड़ा कंफर्ट तो देता ही है। पुरानी चीज़ें याद करके किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम वहीं पर रह गए तो फिर आगे जो हमारा घर बन सकता है वो कभी नहीं बन पाएगा। आगे की जो बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उनको देख नहीं पाएंगे, और अगर देख नहीं पाएंगे तो उनको आइडेंटिफाई करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जहाँ फंसे हैं वहीं फंसे रह जाएंगे। तो बैलेंस बनाइए ज़िंदगी में, चाहे कितनी आपकी कमर टूटी क्यों ना हो। कीप मूविंग फॉरवर्ड सो वी कैन कनेक्ट विद अ प्रेजेंट रियलिटी। समझ में आया? ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आती हूँ। खुदा हाफिज़। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने, और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।